नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर में भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अद्भुत पुस्तक एनसीईआरटी 360 डिग्री मतलब ऑल टू ऑल क्लासिक्स से लेकर के 12 तक क्लासिक्स का ऑल टू ऑल अपलोड कर दिए हैं चैप्टर बाय चैप्टर। क्लासिक्स का ये ऑल टू ऑल चैप्टर अपलोड कर दे, फिर क्लास 7 का, फिर 8 9 10 11 12 का भी अपलोड करेंगे धीरे धीरे करके। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर शेयर भी कर दीजिए प्लीज़ अपने दोस्तों को। क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का जो अच्छा से पढ़ेगा तब उसके लिए कुछ है, नहीं तो कोई संभव नहीं दुनिया में। और बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं, एसएससी जीडी का भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए क्लास 10 का भी अपलोड किए हैं। चलिए क्लास 7 का साइंस, पादपों में पोषण, पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्राणियों में पोषण पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। देखिए अध्याय 2, प्राणियों प्राणियों में पोषण पढ़ना है। ठीक है, चलिए। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है? मधुमक्खी एवं मरमर मरमर पक्षी का खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है? बताइए। चूसना। क्या है? चूसना है, चूसना। ठीक है। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमिंगबर्ड पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु मां का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। आइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना पोषण कहलाता है। शरीर भोजन से भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है एवं शरीर उसका उपयोग करता है, पाचन कहलाता है। इसमें कौन सा होगा? ये कौन है? बताइए कौन सही है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सब सही है, इसमें कोई सही नहीं है, गलत है। आइए, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं, बोल रहा है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। आइए देखिए, जटिल पदार्थ और सरल पदार्थ। आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट एवं कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है? निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट एवं कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार आहार करती है? स्टारफिश। क्या करती है? स्टारफिश, स्टारफिश करती है। देख लीजिए स्टारफिश। स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। चलिए, आइए 3 नंबर। पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी है होती है? पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? अंतग्रहण की। बोला अंतग्रहण की। हम अपने मुख्य द्वारा भोजन का अंतग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली में गुजरता है जो मुख गुहिका से
प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला, मुगहिका, ग्रास नली, गर्सिका, अमाशय, क्षुद्रांश, छोटी आंत। क्या क्या कहते हैं, इसमें नाम है। बृहदांश, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मल द्वार अथवा गुदा। पाचन में पाचन मानव में पाचन शुरू होता है। मानव में जो है पाचन शुरू होता है मुख से शुरू होता है। क्या होता है? मुख से। भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतग्रहण कहलाती है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतग्रहण कहलाती है। मानव में पाचन का सही क्रम क्या है? मानव में पाचन का सही क्रम क्या है? पहले क्या है? मुख गुहा है, उसके बाद ग्रास नली है, फिर अमाशय है, फिर क्षुद्रांश है। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय या क्षुद्रांश। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांश, छोटी आंत, बृहदांश, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है। निम्नलिखित कथनों में से औसत्य कथन की पहचान करें। निम्नलिखित कथनों में से औसत्य कथन की पहचान करें। औसत्य, आहार नाल की लंबाई मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक होती है। ये गलत बात है और सब सही है। ये सही है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतग्रहण कहलाती है। ये सही बात है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। शरीर के विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। ठीक है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या गर्सिका, अमाशय, क्षुद्रांश, छोटी आंत, बृहदांश, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, मल द्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल, पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे 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 भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन ही क्रमिक रूप से होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश या आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस श्वासित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देती है। ठीक है, ये 7 नंबर के बाद 8 नंबर है। बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। भोजन का अंतग्रहण मुख गुहा द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतग्रहण कहलाती है। मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृदंत, इंसाइजर, रदनक, कैनन्स, अग्रचर्वणक, प्रीमोलर और चर्वणक, मोलर्स। ये अलग अलग दांत भोजन को काटने, फाड़ने और पीसने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि उसे निगलना आसान हो जाए। देख लीजिए क्या कौन कौन दांत होता है कहाँ पे। दूध के दांत लगभग कितने वर्ष तक रहते हैं? दूध के दांत कितने वर्षों तक रहते हैं? दूध के दांत कितने वर्षों तक रहते हैं? दूध के दांत लगभग कितने वर्षों तक रहते हैं?
8 वर्षों तक रहते हैं। कितने वर्षों तक रहते हैं? 8 वर्षों तक रहते हैं। क्या बोला? हमारे दांतों का प्रथम सेट सेबल से शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं बूढ़ा आदमी का। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने वेधन की फार वेधन और वे- चीरने वेधन और फाड़ने के काम आते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? रदनक। क्या होता है? रदनक। रदनक होता है, रदनक। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी को दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने, कर्तन तथा दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, बेधन और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी जानिए, पहचानिए जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। रदनक। क्या होते हैं? रदनक। दांत केनाइन खाद्य पदार्थों को चीरने, बेधन और फाड़ने के काम आते हैं। ये दांत नुकीले होते हैं और भोजन को पकड़ने और फाड़ने में मदद करते हैं। दंत क्षय। दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं उपर्युक्त सभी है: चॉकलेट, चीनी युक्त मिठाई, ठंडे पेय। ठीक है, दंत क्षय के लिए। सामान्य हमारे मुख्य सामान्य हमारे मुख से में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अन्य हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंस से भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। ये जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 4 में देखेंगे। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंतक्षय कहते हैं। यदि समय रहते रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में औसत पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। जीव का कार्य निम्न में से सही नहीं है। उपयुक्त सभी सही नहीं, कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई काम का नहीं है। चलिए। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ जा सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, जिसके इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ का स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद स्वाद का पता चलता है स्वाद का पता चलता है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। इनमें से कोई नहीं, वो सत्य नहीं है, सब सत्य है। ठीक है। चलिए। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है।
अगला भाग, यह मुख्य रूप से मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। किनारे, जीभ के किनारे मुख्य रूप से नमकीन और खट्टे स्वादों का अनुभव करते हैं। पिछला भाग, यह कड़वे स्वाद के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। क्या होता है? संवेदनशील होता है। निगला, निगला हुआ भोजन सर्वप्रथम कहा जाता है? ग्रास नली। निगला हुआ भोजन सर्वप्रथम कहा जाता है ग्रास नली, ग्रास नली को। निगला निगला हुआ भोजन निगला हुआ ग्रास नली अथवा गर्सिका में जाता है, गर्सिका में जाता है। 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन का विचार कीजिए। वमन तब होती है जब गर्सिका ग्रास नली भोजन को स्वीकार नहीं करती है। वमन तब होती है जब अमाशय भोजन को स्वीकार नहीं करती है। वो सत्य कौन है? बोल रहा है ये वो सत्य है, गलत बात बोल रहा है पहला नंबर। ये दूसरा सही बात बोल रहा है। ठीक है, चलिए। गर्सिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करती है। फलस्वरूप बवन द्वारा उसे उसे बाहर निकाल दिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। किसका किसका आकार अंग्रेजी अंग्रेजी के अक्षर जे से के समान होता है? जे के समान होता है। बी नंबर। अमाशय क्या है? अमाशय, अमाशय, अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। यह एक और गर्सिका ग्रास नली में खाद प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुलता है, क्षुद्रांश में खुलता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और गर्सिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तो दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुलता है, क्षुद्रांश में खुलता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल का श्वास होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय का आंतरिक अस्त्र सतह श्रेष्ठमल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस श्वासित करता है। श्रेष्ठमल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता कर मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का श्वास होता है? आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का श्वास होता है? आमाशय क्या होता है? आमाशय होता है, आमाशय, आमाशय, आमाशय। आमाशय का आंतरिक ओस्तर सतह श्रेष्ठमल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस श्वासित करता है। श्रेष्ठमल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है।
आमाशय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोला, कौन कौन सही है? जठर रस श्वास आमाशय के श्वेसलम से होता है, सही बात है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्वास भी आमाशय से होता है, सही बात है। आमाशय में भोजन अम्लीय बनता है, सही बात है। आमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा हानिकारक जीवाणु को नष्ट किया जाता है, सही बात है। ठीक है। आमाशय का आंतरिक अवस्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस श्वासित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने की सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को तरल पदार्थों में विघटित कर देता है। चलिए 21 नंबर। जठर रस का कार्य प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करना। प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करना। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस श्वासित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्या करता है? विघटित कर देता है। सबसे लंबी आहार नलिका है, सबसे लंबी आहार नलिका है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत सबसे लंबी आहार नलिका है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से श्वास प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस श्वासित होते हैं, कुछ रस श्वासित होते हैं, श्वासित होते हैं। चलिए 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन है जो अग्नाशय एवं यकृत से श्वासन श्वसन प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन है जो अग्नाशय एवं यकृत से श्वास प्राप्त करता है? क्षुद्रांत है। क्या है? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत अग्नाशय के श्वास प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस श्वासित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है। चलिए आइए। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत जो है गहरे भूरे भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस श्वासित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय पित्ताशय पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस का श्वसन होता है, पीत रस का श्वसन होता है यकृत से। पीत रस का ठीक है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस श्वासित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं।
पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस का संग्रहण होता है। पित्तरस का संग्रहण होता है। पित्तरस का संग्रहण होता है पित्ताशय। पित्तरस का संग्रहण संग्रहण होता है पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत जो है गहरे लाल रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने दक्षिण और अवस्थित है। जो उदर के ऊपरी भाग दाहिने दक्षिण और अवस्थित है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस श्वासित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय इसे पित्ताशय इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पित्तरस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा। क्या है? वसा। वसा यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस श्वासित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए। बृहदान्त्र में आत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। ये गलत बात है। ठीक है, गलत बात है। वो सब सही है ये सब। चलिए, क्या बोल रहा है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय का रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांश से के निचले भाग में पहुंचाता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट तरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन। आइए 29 नंबर पर। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम में भोजन कहते हैं। किसको? अवशोषण को। ठीक, अवशोषण को। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है तथा इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। वायु एवं भोजन मार्ग किसमें एक ही होता है? ठीक है, इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जिसे अवशोषण कहते हैं। ठीक हो गया। वायु एवं भोजन मार्ग किसमें एक ही होता है? वायु एवं भोजन मार्ग किसमें एक ही होता है? ग्रसनी में होता है। वायु एवं भोजन मार्ग ग्रसनी में। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी उठती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह गर्सिका के साथ साथ चलती है, परंतु
ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निकलने के समय एक मार्शल रचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है, तथा तथा भोजन भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। किसकी आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रांसाकूर कहते हैं? किसकी आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रांसाकूर कहते हैं? क्षुद्रांत्र क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसाकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन किसकी सहायता से होती है? कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन किसकी सहायता से होती है? ऑक्सीजन 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 कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन किसकी सहायता से होता है? ऑक्सीजन से होता है। कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है, बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को डैश कहते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर कणिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। यहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है, वह कहाँ पर भेज दिया जाता है? भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है, कहाँ पर भेज दिया जाता है? बृहदान्त्र में। क्या? बृहदान्त्र। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा शोषण नहीं होता है, बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। रूमिनेंट अथवा रोमन्थी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी
कौन सी है, कौन सही है? कौन सही है? तीनों सही है। ठीक है। क्या आपको गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हो। वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर देते हैं। यह भाग रुमेन उपरांत प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट नेंड में आमाशय चार भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में तंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, वह जिसे वह चबाता रहता है। सेल्यूलोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन सही है। ठीक है। आइए सही है। घास में सेलुलोज सेलुलोज की मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। पादाप जो गति देने एवं भोजन भोजन पकड़ने में सहायता होती है, वो निम्न में से किस में पाई जाती है? अमीबा में पाई जाती है। द्रव में बुलबुले के समान अनेक अनेक ध्वनियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रदीप निकलता है। जिन्हें पदा अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दो तीनों सही है। यह जलाशयों में पाए जाने वाला कोशिकीय जीव है। अमीबा अपने आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली एवं गोल सघन केंद्रक उपयुक्त कथनों पर। ठीक है। एक दो तीन है। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है। एक गोल सघन सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घन। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रबल निकलता है, जिन्हें प्रदाह आकृति कहते हैं, जो इन्हें। ठीक है।
38 नंबर। चलिए अगला वीडियो में तीसरा तीसरा लेसन पढ़ेंगे क्लास 7 का।